साथियों, आज की हमारी कहानी है यह अंत नहीं, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है। कहानी गांव की ठहरी हुई जिंदगी में एक भूचाल सा आ गया था। जहां ऊपरी सतह पर शांति और ठहराव दिखाई देता था, वहीं निचली सतह पर तेज हलचल थी, जो ऊपरी सतह को तोड़ देने के लिए छटपटा रही थी। लेकिन ऊपरी सतह इतनी सुदृढ़ थी कि उसे तोड़ पाना आसान न था। बिरमा ने इस ऊपरी सतह पर चोट की थी, ये जानते हुए भी कि उसकी चोट बेअसर होगी। दूसरों की तरह वह चुप नहीं बैठ पाई। शायद रह भी जाती यदि उसने किशन और उसकी मित्र मंडली के बीच होने वाली बहसें न सुनी होती। इसी जद्दोजहद ने उसके अंतर्मन में विश्वास जगा दिया था। के बावजूद मंगलू ने किसान को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजा था। महीने 2 महीने में किशन और उसकी मित्र मंडली गांव आती थी। शहर के खुले माहौल ने किशन की सोच और मानसिकता को प्रभावित किया था। वे जब इकट्ठे होते तो किसी न किसी मुद्दे पर ऊंची आवाजों में घंटों बहस करते। बिरमा की समझ में कुछ नहीं आता था। वे अक्सर किशन से पूछती थी, तुम इतनी लड़ाई क्यों करो? किशन हंसकर कहता, बुड्ढू, ये लड़ाई नहीं, बातचीत है। बिरमा हैरान रह जाती, यह कैसी बातचीत है? गांव में तो इसे लड़ाई ही कहते हैं। इस बातचीत में ही वे अभ्यस्त हो गई थी। उनकी बातचीत के कुछ टुकड़े उसे याद रहने लगे थे। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, स्वाभिमान, संघर्ष, संगठन, मात्र शब्द नहीं रह गए थे उसके लिए। वह इनके अर्थ जानना चाहती थी। किशन से पूछती थी तो वह समझाने की कोशिश करता, लेकिन बिरमा को लगता कि वह समझ नहीं पा रही है। वह मन में सोच कर रह जाती। ऐसे क्षणों में उसे लगता, काश उसे भी बापू ने स्कूल भेजा होता। किशन की तरह वह भी कॉलेज जाती तो इतनी बड़ी बड़ी बातें उसकी समझ में जरूर आती। उसे लगता किशन और उसके दोस्त ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उनकी जैसी बातें करने वाला गांव में कोई भी नहीं है। अपनी बस्ती की तो कोई बात ही नहीं, बसीतों में भी ऐसी कोई नहीं है। धान कटाई के लिए उमस भरे दिन थे। मंगलू और सरस्वती के साथ बिरमा भी धान कटाई के लिए जाती थी। उस रोज वे तेजभान के खेत में धान काटने गए थे। बस्ती के 15-20 स्त्री पुरुष कटाई पर लगे थे। सांझ होने से पूर्व ही धान कटाई, चटाई आदि का काम पूरा कर लिया गया था। धान बोरों में भरा जा रहा था। मंगलू, सरबती और बिरमा को एक एक गट्ठर धान मिला था। एक गट्ठर बिरमा के सर पर रखते हुए मंगलू ने कहा, तू घर जा, सांझ हो रही है। घर जाकर रोटी पानी देख लियो, हमें आने में देर हो जाएगी। बुग्गू ने धान लाद के ही आना होगा, तू चल। बिरमा अकेली ही चल पड़ी। बाकी मजदूर वहीं रह गए। बोझ भारी था, रास्ता कच्चा एवं ऊबड़ खाबड़ था। संभल संभल कर चलना पड़ रहा था। गांव काफी दूर था। गांव से पहले आम का बगीचा था। उसके साथ साथ पगडंडी थी। सुनसान रास्ते पे चलते हुए बिरमा का जी घबराने लगा था। वह जल्दी जल्दी कदम उठाकर चलने का प्रयास कर रही थी। बोझ के कारण चलने में गति धीमी थी। बगीचे में सचिंदर दिखाई दिया। उसे वहां खड़ा देखकर बिरमा सहम गई। धान की कटाई के वक्त भी लगातार उसे घूर रहा था। बिरमा ने उसकी नजरें भांप ली थी। उसे जल्दी जल्दी कदम उठाने की कोशिश की ताकि वह बगीचे की ओर खुले रास्ते पर पहुंच जाए। कुछ कदम चलने के बाद ही उसे लगा जैसे सचिंदर उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। बोझ के कारण वह मुड़कर देख नहीं पा रही थी। सचिंदर ने तेजी से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। बेहयाई से बोला, सिर पर इतना बोझ है, थक गई होगी, थोड़ा सा सुस्ता ले। बिरमा ने आग्नेय नेत्रों से उसकी ओर घूरा। बिरमा कुछ कहे उससे पहले ही सचिंदर ने उसके गालों को छुआ। उसके स्पर्श से बिरमा के शरीर में जैसे बिजली से कौन गई। हड़बड़ को तो वह सहम गई थी। सचिंदर ने जैसे ही उसके सीने की ओर हाथ बढ़ाया, बिरमा ने पीछे हटने की कोशिश की। संतुलन बिगड़ा।
लेकिन बिरमा ने सिर पर रखा गट्टर सचिन के ऊपर गिरा दिया। अचानक इस हमले से वह गड़गड़ा गया, गिर पड़ा। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, बिरमा ने पूरी ताकत से उसकी जांघों के बीच वार किया। लात का प्रहार इतना तगड़ा था कि सचिंदर उठ नहीं पाया। किसी तरह लड़खड़ाकर खेत में घुसकर गुम हो गया। बिरमा मेड़ पर खड़ी थी, उसे भागकर देखकर चिल्लाने लगी। उसने पहले ही झटके में सचिंदर की बेहयाई को कायरता में तब्दील कर दिया था। कुछ देर उसी क्रोधित मुद्रा में खड़ी रही। गुस्से में उसका शरीर कांप रहा था। गट्ठर गिरने से धान बिखर गया था, जिसे देखकर बिरमा का जी दुखी हो गया। उसके अंतर्मन से सचिंदर के लिए बद्दुआएं निकली। दूर खेतों से लौटती स्त्रियों की आवाज बिरमा को सुनाई दी। वह गट्ठर पर बैठकर उनका इंतजार करने लगी। बिरमा को रास्ते में बीचों बीच इस तरह बैठी देखकर उन्होंने पूछा, अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, ये बोझ गिर गया, सर के हाथ लगवा दो। बिरमा ने भीतर उठते शोर को छिपाकर कहा। वह गट्ठर उठवाकर उनके पीछे चली। घर लौट कर भी उसका गुस्सा शांत न हुआ। किशन घर पर ही था। बिरमा का उखड़ा मूड देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बिरमा ने सहजता से उत्तर दिया, लेकिन उसे रह रह कर रोना आ रहा था। वह किशन के सामने आने से बचने का प्रयास कर रही थी। मंगलू और सरबती को आने में देर हो गई थी। माँ को देखते ही बिरमा की रिलाई फूट गई। उसे इस तरह हलकान होते देखकर सरबती का हृदय कांपने लगा। वह किसी अज्ञात आशंका के डर से भर गई। उसने घर के भीतर ले गई। क्यों री, क्या हुआ? रो क्यों रही है? सरबती ने पूछा। मंगलू धान के गट्ठरों को सुव्यवस्थित करने लगा था। किशन उसका हाथ बटा रहा था। बिरमा हिचकियां भून गई थी। सरबती ने ढांढस देने पर उसने किस्सा कह सुनाया। सरबती अबाक रह गई थी। उसे लगा जैसे किसी काले साए ने उसके परिवार पर कुदस्ती डाल दी हो। वह गुमसुम हो गई थी। आंखों के भीगे कोर आंचल में पहुंचते हुए उसने बिरमा को समझाने की कोशिश की। उसे ऊंच नीच समझाई, बिरमा बदनामी का डर दिखाकर चुप रहने की सलाह दी। माँ की एक एक कोशिश बिरमा को कांटे की तरह भींग रही थी। उसे हर सलाह डर और बेबसी का अक्स दिख रही थी। उसके भीतर एक भीषण तूफान उठने लगा था। हिलोरे मारने लगा था। वह चुपचाप माँ को एक एक लफ्ज सुन रही थी। बिना कोई प्रत्युत्तर दिए उठी और चूल्हा जलाने बैठ गई। चूल्हे की धधकती आग में उसके अंतस की जलन को अधिक सुलगा दिया। वह बेबसी से निजात पाना चाहती थी। उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे। मौका देखकर सरबती ने मंगलू से पूरी बात कह दी। मंगलू के पांव तले जमीन खिसक गई। उसने एक गहरी सांस खींची। रात के गहरे अंधेरे में अपनी पीड़ा को भूलने की चेष्टा करने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने सरबती से कहा, बिरमा को ठीक से समझा दो, किशन से कोई जिक्र ना करे। दोनों के बीच फिर से गहरा सन्नाटा पकड़ गया। दोनों अपने भीतर उमड़ते चक्रवात की धुन सुन रहे थे। अंधेरी की सघनता उसके भीतर समा गई थी। मंगलू ने गहरी सोच से बाहर आते हुए कहा, बिरमा की माँ, इस एक मिनट के लिए भी इसे अपनी आंखों से दूर न करिए। प्रेम बुरा आ गया है। किसी तरियो इसके हाथ पीले हो जाओ तो कुछ चैन मिलेगा। उसकी आवाज किसी अंधेरी गुफा में छन छन कर आ रही थी। तेज खान के खानदान के चरित्र को मंगलू अच्छी तरह जानता था। सचिंदर की हरकतें किसी से छिपी नहीं थी। बाप बेटे दोनों की नजर में किसी दूसरे के मान सम्मान का कोई मतलब नहीं था। सचिंदर का नाम सुनते ही मंगलू आतंकित हो गया था। रात भर मंगलू, सरबती और बिरमा अपने अपने ढंग से समस्या का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे थे। बिरमा ने पूरी रात जाग कर काटी थी। सुबह जब उठी तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा उदास था। वह घर के काम में लग गई थी। मंगलू भी जल्दी उठकर जंगल परागत के लिए चला गया था। सरबती खाली घड़े लेकर कुएं से पानी लेने चली गई थी। बिरमा ने उन दोनों को जाते ही किशन को जगाया। बिरमा ने किशन को कल की पूरी घटना से अवगत करा दिया। वह रात भर जाग कर अपने आप को हर एक स्थिति के लिए तैयार कर चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू की जगह गुस्सा और नफरत थी। सचिंदर की इस हरकत से किशन का खून खौल उठा था। जिस्म में जैसे अंगारे भर गए थे। मंगलू के बाहर लौटते हुए वह बिखर पड़ा। मंगलू हक्का बक्का रह गया। बिरमा
किशन के ठीक पीछे खड़ी थी। मंगलू ने पूरी जिंदगी झुके झुके गुजारी थी। किशन अब उसे सीधा खड़ा होने के लिए कह रहा था, जबकि सीधा खड़ा होने की उसे आदत ही नहीं थी। मंगलू को लगा जिसका डर था वही हुआ। जवान लड़का है, कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। उसने दयनीय होकर कहा, ना किशन, जवान खोलेगो तो बुरा होगा। ये भी तो बात घर में है, कल पूरे गांव देहात में फैलेगी, बदनामी होगी, गिरमा के माथे पे दाग लग जाएगा। चुप रहना ही ठीक है। मंगलू की बात बीच में काट कर किशन बोला, बापू, गिरमा का क्या दोष है? तो उसे सजा मिलेगी? नहीं बापू, सचिंदर को ही सजा मिलेगी। किसने गुस्से में बाहर निकल गया। मंगलू ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह ना रुका। किशन शहर आ गया था। उसे अपने साथियों को इकट्ठा करके घटना की जानकारी उन्हें दी। अपने बापू और माँ के डर की बात भी उसने खुलकर बताई। अब आप लोग बताओ, क्या करना चाहिए? किशन ने सवाल किया। विचार विमर्श के बाद सभी की राय थी कि तेजवान ताकतवर आदमी है, उसके लड़के पर हाथ डालने का मतलब है आग से खेलना। सभी की राय थी सचिंदर से सीधा टकराने की बजाय पुलिस की मदद ली जाए। ये सभी थाने में रपट लिखवाने चले गए, लेकिन इंस्पेक्टर ने रपट लिखने से मना कर दिया। इस बात पर उनके बीच गर्मागर्मी हो गई। इंस्पेक्टर ने कटाक्ष करते हुए कहा, छेड़छाड़ हुई है, बलात्कार तो ना हुआ। तुम लोग बात का बतंगड़ बना रहे हो, गांव में राजनीति फैलाकर शांति भंग करना चाहते हो। मैं अपने इलाके में गुंडागर्दी न होने दूंगा। चलते बनो। कुछ क्षण उनके बाहर निकलने का इंतजार किया गया। टस से मस न हुए तो अजीब सी मुद्रा बनाकर बोला, फूल खुलेगा तो भैरव तो मंडराएंगे ही। उसने बेसब्री से खींची निपोई। इस तरह बोलने से किशन बौखला गया। उसने दिल मिलाकर कहा, तमीज से पेश आइए। इंस्पेक्टर का झन्नाटेदार थप्पड़ किशन की गाल पर पड़ा। हरामी की औलाद, ये डंडा पूरे उतार दूंगा, तू मुझे तमीज सिखाएगा? इंस्पेक्टर ने बिना देर किए सभी की सुनवाई शुरू कर दी। अचानक हमले में से भी धड़धड़ाकर इधर उधर भागने लगे। पिट पिटक कर थाने से बाहर आ गए। पुलिस के साथ उनकी ये पहली मुठभेड़ थी। कानून की किताबें रखने वाले भी बेबस हो गए थे। प्रवीण कानून के दूसरे वर्ष में था। उसके सुझाव पर वे सब थाने गए थे रपट लिखाने, लेकिन पहले ही झटके में चारों खाने चित पड़ गए थे। प्रवीण गहरी असमंजस की स्थिति में था। किशन स्वयं को दोषी मान रहा था। उसे लग रहा था सब उसी के कारण हुआ है। निराशा की हालत में वे सब सांझ पहले ही गांव आ गए थे। गांव पहुंचकर उनका गहन विचार विमर्श हुआ, जिसमें तय किया गया कि बस्ती के लोगों को इस घटना की जानकारी देकर एकजुट किया जाए, ताकि गांव में एक दबाव बन सके। सचिंदर ऐसी हरकत करने से पहले कोई 10 बार सोचे। सांझ होते होते बस्ती के तमाम बुजुर्गों नौजवानों को एक जगह बुला लिया गया था। बस्ती के बीचों बीच नीम का पेड़ और एक चबूतरा था, वहीं सब जमा हुए थे। किशन ने खड़े होकर सचिंदर की हरकतों के बारे में बताया। जैसे ही सचिंदर तेजवान का जिक्र आया, सभी में सन्नाटा फैल गया। सभी चुप साध कर बैठ गए। किशन के बहुत उकसाने पर बूढ़ा धर्मू सुस्त तकी आवाज में बोला, ये कोई नई बात ना है, गरीब की इज्जत का कोई मतलब ही ना हो गए है। ये सब तो होता ही है, चुप रहने में ही भला है। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैल लेना ठीक ना है। उससे सभी सहमत दिख रहे थे। लोगों में कुसर कुसर शुरू हो गई। धर्मू ने गला पकाकर बात आगे बढ़ाई। जिंदगी बीत गई है इसी गांव में, कभी न सुना किसी बीरवानी बहू बेटी के घर आके जिक्र भी किया है। औरत की लाज चुप रहने में है, डोरा पीटने में ना है। धर्मू ने जोर देकर कहा। धर्मू की हाँ में हाँ मिलाते हुए रामदास जी बोलने लगे, ये सर्व बहू बेटियों के लाक्षण ना है, मर्द के सिर फुटबॉल करा के ही चैन मिलेगा। किशन हैरानी से देख रहा था। प्रवीण ने कुछ बोलने की कोशिश की तो वे सभी एक एक कर खिसकने लगे। किशन का रहा सहा हौसला भी टूटने लगा। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे सभी उठकर चले गए। एकजुट होकर संघर्ष करने की बात तो दूर, वे बात ही सुनने को तैयार न थे। तेजवान के डर ने उन्हें इतना भयभीत कर रखा था कि वे कुछ देर रुककर बात सुनने की स्थिति में भी न थे। किशन की मित्र मंडली की लिए स्थिति एकदम नई थी। कॉलेज की राजनीति में उनका दखल था, लेकिन गांव में कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार न था।
जो चुपचाप एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उनके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे थे। उनकी लंबी लंबी बहसें खोखली साबित हुईं। सभी सोच रहे थे अब क्या करें। काफी सोच विचार के बाद प्रवीण ने सलाह दी, फिल्मा की ओर से पंचायत की शिकायत की जाए। प्रवीण पंचायत राज का पक्षधर है। ये हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता था। उसका कहना था, पंचायत एक लोकतांत्रिक संस्था है। गांव की समस्याओं को निपटाना पंचायत का कर्तव्य है। सभी उसकी बातों से ध्यान से सुन रहे थे। पिछले चुनाव में इस पंचायत को आरक्षित किया गया था। बिशन सिंह तुम्हारी बिरादरी का प्रधान है, वह जरूर इस मामले को गंभीरता से लेगा, प्रवीण ने कहा। प्रवीण की राय से सब सहमत थे, लेकिन किशन की राय भिन्न थी। उसका कहना था, बिशन तो एक मोहरा है, वह क्या निर्णय देगा, लेकिन आप लोगों की यही राय है तो ठीक है। एक अर्जी तैयार की गई। बिरवा ने उस पर अंगूठा लगवाया गया। अर्जी लेकर किशन ही प्रधान के पास गया। प्रधान ने अर्जी लेने में आनाकानी की। बात यही था, किस लिए अर्जी दे रहे हो? किशन ने सिर्फ इतना ही कहा, अर्जी में सब कुछ लिख दिया है। अर्जी उसके हाथ में थमा कर किशन लौट आया। अर्जी देखते ही जैसे भूचाल आ गया। बिशन सिंह प्रधान पसीने पसीने हो गया था। तेजबान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने लायक ताकत उसमें न थी। वैसे ही प्रधान उसे अभी अभी मिली थी। किशन के दिमाग में ये बैठा हुआ था, उसे प्रधान तेजबान ने ही बनाया है, वरना वह क्या था? ये डर था कि कोई बाबला न हो जाए। बिरमा ने से ज्यादा उसे अपने लिए खतरा दिखाई दे रहा था, इसलिए अर्जी देखकर वह बुरी तरह डर गया था। बिना देर किए वह अर्जी लेकर तेजवान के चौपाल पर पहुंचा। जाती ही अर्जी उसके सामने रख दी। अर्जी देखकर तेजवान भड़क उठा, भंगी तुम्हारों की ये हिम्मत, क्यों बेबसन्ना, तुझे प्रधान इसलिए बनाया था? चौधरी साहब, मैं इसलिए तो खुद चल के आया हूँ। जब से मंगलू ने किशन को कॉलेज पढ़ने भेजा है, बस्ती में राजनीति होने लगी है। और चौधरी साहब, जमाना भी तो बदल गया है। मैंने दयनीयता से हाथ जोड़कर कहा, ओए बिस्ना, जमाना भी पहले ही वाला है। तू मुझे सिखा रहा है? अपनी औकात मत भूल। जमाना तो तब बदलेगा जब हम चाहेंगे। जा जाके अपनी प्रधानी संभाल, कहीं वो ही खतरे में ना पड़ जावे। होगा जो जो हम चाहेंगे। और इतना उसी सब तू बता देना, दरोगा से लेकर एसपी तक सभी अपनी जाति के हैं। एक एक को अंदर करा दूंगा। ज्यादा 3-5 करोगे तो एनकाउंटर में मारे जाएंगे बिना मौत। तेजबान ने प्रधान के कमजोर नस पर प्रहार किया। सूरज खिसिया गया। हाथ जोड़कर विनीत स्वर में बोला, जैसी आपकी मर्जी, मैं तो आपके पक्ष की बात कर रहा था। ठीक है, जो करना होगा हम बता देंगे। मामले को ज्यादा तोड़ देने की जरूरत ना है, ताकि इन्हें समझा क्यों बेमौत मरना चाहते हैं। और हाँ, उन शहरी लफंगों से कह गांव में राजनीति ना फैलावे, अंजाम बुरा होगा। सुना है उन्होंने कोई मीटिंग भी करी थी। तेजबान ने बिस्ना की ओर इस तरह देखा जैसे वे कह रहे हैं, हमें सब पता है। बिस्ना लौट गया, लेकिन घबराया हुआ। तेजबान कभी भी कुछ भी कर सकता है। दान होकर भी उसकी औकात एक मुलाजिम से कम थी। अपनी बस्ती में एक बाहरी व्यक्ति जैसे रहता है। तेजबान ने सचिंदर को भी डांटा, अबे कुछ करना ही था तो हरामजादे को खेत में ही घसीट लेता, खुद ही किसी को मुंह दिखाने लायक योगी ना रहती। सचिंदर मुंह नीचा किए खड़ा रहा। खेत में घसीटता तो उलट बिरमा पिटकर ही आया, लेकिन इस बात को उसने छिपा लिया था। गांव भर में ये खबर आग की तरह फैल गई। तेजबान को जमानों से उतना खतरा नहीं था, लेकिन अपनी ही कुटुंबकार और जगबीर सिंह के था। अगर जगबीर सिंह ने हवा दे दी इस मामले को, तो गांव की रीत ही बदल जाएगी। उसने मंगलू को चौपाल पर बुलवा भेजा था। मंगलू, तू मुझे अच्छी तरह पहचाने है, फिर भी ऐसी हरकत की? क्या समझता है पंचायत हमें फांसी पर चढ़ा देगी? पंचायत है क्या हमारे पाँव की जूती? प्रधान कोई भी रहे, नकेल हमारे हाथ में होती है। जब जाके अपनी बेटी को समझा कि कुछ ऐसा वैसा हो गया तो दोष मत देना, आगे तेरी मर्जी। तेजबान की आंखों में आग बरस रही थी। मंगलू चुपचाप लौट गया। अर्जी के बारे में उसे कोई खबर न थी। मैं घर आते ही किशन पर अपना गुस्सा उतारा, तड़ातड़ डंडे से पीटना शुरू कर दिया। तू मुझे कहीं का ना छोड़ेगा,
पूरे गांव देहात में बिरमा की बदनामी कर दी है तुमने। किशन को देखकर बिरमा दौड़ी, अपने बापू के हाथ से डंडा छीन कर दूर फेंक दिया। आवाज में तीखापन भरकर बोली, वाह बापू, तो भाई अपनी बहन की आबरू की खातिर लड़ रहा है, तुम उसे पीट रहे हो। और जो अचानक उसके भीतर जमा फैलाव फूट पड़ा। उसका गला रुंध आया, शब्द गले ही नहीं अटक गए। फिर रुलाई फूट पड़ी थी। आवाज सुनकर माँ भी आ गई, वह भी रोने लगी। बिरमा को देखकर मंगलू भी रोने लगा। उसने चमकते हुए कहा, तू ही बता बेटी, मैं क्या करूं, मैं सब जालिम लोग हैं, कुछ मत करो बाबू, जुर्म से आगे झुक जाने का भी क्या होगा। बिरमा ने मंगलू को डांस दिया। किशन चुपचाप एक और खड़ा था। उन्हें देखकर वह अपनी पीड़ा भूल गया था। उनके करीब आकर बोला, बापू, हमारे पास न ताकत है न रुतबा है, लेकिन अपनी जान देकर आत्मसम्मान तो मांग ही सकते हैं। बिरमा को लगा कि जैसे वह अचानक बड़ी हो गई। वह सिर्फ अपने लिए ही नहीं, सबके लिए लड़ सकती है। किशन ने मंगलू से कहा, बापू, पंचायत से इंसाफ और सुरक्षा मांगी है, कोई गुनाह तो न किया। जैसे जैसे किशन और बिरमा का स्वाभिमान जाग रहा था, अपनी ही बस्ती में अलग थलग पड़ रहे थे। आखिर पंचायत के फैसले के दिन आ ही गया था। कार्यवाही ज्यादा लंबी न थी। न किसी ने बयान लिया गया था, न किसी किस्म की कोई चर्चा ही हुई थी, न बहस, न आरोपी को बुलाया गया, न फरियादी को। बस एक फैसला था। सचिंदर बल तेजवान ने बिरमा बल्द मंगलू के साथ राह चलते छेड़छाड़ करने की कोशिश की। भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसलिए पंचायत सचिंदर पर 5 रुपए जुर्माना करती है। इस फैसले से किशन और मंगलू अवाक रह गए थे। किशन ने विरोध किया, लेकिन उसे बोलने से रोका गया। पंचों का फैसला पंच परमेश्वर का कहकर बात खत्म करने की कोशिश की गई। किशन को लगातार बोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ लोगों ने उसे धकिया कर बाहर निकाल दिया। तेजवान के लोग उखड़ कर खड़े हो गए। लाठियां फिर से लंबी होने लगी थी। किशन हताश होकर लौटा था। पीछे पीछे मंगलू भी आ गया। बिरमा ने उनके उतरे चेहरे देखे तो सब कुछ समझ गई थी। घर में मातम सा छा गया था। शाम तक किशन की मित्र मंडली भी आ गई थी। पंचायत का फैसला सुनकर उनके चेहरे भी उतर गए थे। किशन ने उदास आंखों से प्रदीप की ओर देखा और कहा, कहो, कैसा है पंचायती राज? आंखों में सवाल था। प्रदीप जैसे अपने ही भीतर कुछ खंगाल रहा था। उन्हें चुप देखकर बिरमा बोली, किशन भैया, ठीक कहते थे पंचायत में न्याय न होता, जात बिरादरी देखी जावे है, गुंडागर्दी होती है पंचायत के नाम पर। बिरमा को इस तरह बोलते पहली बार देख रहे थे। बिरमा की मूर्खता के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई थी, जिसकी ओर सभी का ध्यान गया था। प्रवीण, जो अभी तक चुप ही था, उसने बिरमा से कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो। किशन ने पहले ही कहा था, किशन सिंह एक प्रधान होते हुए भी सिर्फ एक मोहरा है। बिरमा ने उस सभी को संबोधित करते हुए कहा, इस हार पर मुंह क्यों लटका रहे हो? यह अंत ना है। तुम लोगों ने मेरे विश्वास को जगाया है, इसे मरने मत देना। इसके भीतर जैसे कुछ उबल रहा था, जो बाहर आना चाहता था। सभी ने मिलकर कहा था, ना बिरमा, यह अंत नहीं है, तुमने हमें ताकत दी है, हार को जीत में बदलेंगे। लोगों में विश्वास जगाकर, ताकि फिर कोई किशन मोहरा ना बने। सभी के चेहरों पर उम्मीद दिखाई दे रही थी। मंगलू और सरस्वती भी उनके साथ आकर मिल गए थे, एक नई उम्मीद के साथ। अब इस कहानी के लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। यह अंतरिम कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। लेखक परिचय। हिंदी साहित्य के दलित साहित्य धारा के एक सशक्त रचनाकार के रूप में ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम सर्वपरिचित है। हिंदी साहित्य में दलित साहित्य की कलात्मक और उसकी सौंदर्य शास्त्र, शैली, भाषा, कलेवर को सिर्फ को लेकर काफी चर्चा रही है। हिंदी साहित्य के धुरंधरों ने इसकी मान्यता को लेकर अभी भी काफी वाद विवाद है। यह वे लोग हैं जो हिंदी साहित्य को पुरोहितवादी परंपराओं और कुछ श्रेष्ठता की झूठी वायवीय कल्पनाओं से विलग करके देखते हैं। हिंदी के प्रगतिशील साहित्य, जनवादी साहित्य में भी दलित समुदाय के जीवन को भीषण वास्तविकताओं, दमन, शोषण, उत्पीड़न
को उसके यथार्थ के रूप में चित्रित नहीं किया। इसी कमी को दलित रचनाकारों द्वारा रचित रचनाएं पूर्ण कर रही हैं। हिंदी साहित्य की केवल सहानुभूति और करुणा के सहारे दलित जीवन पर लिखी रचनाओं से दलित रचनाकारों की रचना सभी मायने में भिन्न है, क्योंकि यह आत्मानुभूति की रचनात्मक अभिव्यक्ति है, न केवल इनकी केंद्रीय समस्याएं अलग हैं, बल्कि दार्शनिक आधार पर वे मूल्यगत चेहरे, चेतना का स्वर, रचना की प्रस्तुत के स्तर पर एकदम अलग हैं, जैसे एक ही कलेवर में दो भिन्न जीव। जातीयता की तपीश की दग्ध में अलग देते हुए विद्रोह का यह शब्दबद्ध प्रखर स्वर है। साहित्य की संकीर्ण मध्यम वर्गीय मानसिकता पर तथा आत्म तुष्ट यथार्थवादी व्यवस्था पर दलित रचनाएं जबरदस्त प्रहार करती हैं। ये शताब्दियों से मूक अछूतों की असहाय पीड़ा की रचनात्मक अभिव्यक्ति दलित जीवन से भिन्न आयामों को खोल रही है। हिंदी से पहले ये विद्रोही स्वर सर्वप्रथम समाजवादी सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का रूप लेकर मराठी साहित्य में उभरा था। महाराष्ट्र में सामाजिक सांस्कृतिक बहुजन आंदोलन के प्रेरणा स्रोत महात्मा ज्योतिबा फुले और दलित समाज के क्रांतिकारी अभियान के प्रणेता डॉक्टर बाबा साहब के विचारों की ऊर्जा लेकर दलित साहित्य मराठी साहित्य में प्रथम प्रस्फुटित हुआ था। हिंदी दलित साहित्य धारा की अवधारणा की रचनात्मक अभिव्यक्ति करने वाले रचनाकार के रूप में ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम अपरिचित नहीं है। चरित्र झूठन में दलित जीवन की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वास्तविकता, निजी अनुभवों का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। इस रचना के द्वारा दलितों जाति की गरीब, गुलामी और यातना की दिल दहलाने वाली सच्चाई सामने आई है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानियों में दलित जीवन की त्रासदी को उजागर किया है। यह अंत नहीं कहानी डॉक्टर कुसुम योगी द्वारा संपादित कहानी संग्रह समकालीन दलित कहानियों में संग्रहित है। इस कहानी द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि ने हिंदू समाज संरचना में दलितों से हो रहे शोषण, दमन, उत्पीड़न की जटिल प्रक्रियाओं को चित्रित किया है। ग्रामीण क्षेत्र में दलितों की अस्मिता और अस्तित्व को नकार कर सवर्ण हिंदू समुदाय जातिवादी प्रवृत्तियों में लिप्त होकर कैसे दलितों को अपमानित करने की हर समय कोशिश करता रहता है, इसे उजागर किया है। यह एक दलित परिवार के लिए अपमान और उस अपमान के विरोध में खड़ी नई पीढ़ी के संघर्ष की वास्तविक कहानी है। यह बिरमा के साहस और उसके आत्मसम्मान के संघर्ष की कहानी है। बिरमा एक भूमिहीन मजदूर परिवार है। माँ बाप कठोर परिश्रम करके पेट पालते हैं। उनके साथ ही बिरमा भी हर प्रकार के कठोर परिश्रम द्वारा अपने परिवार का हाथ बटाती है। एक भाई है जो किशन जो शहर में कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। जब वह गांव लौटता है तो कभी उसके साथ उसके शहर के दोस्त भी होते हैं। उनके बीच होती बहसों को सुनकर बिरमा हैरत में पड़ जाती है। ये इतना क्यों लड़ते हैं? लेकिन वह नहीं समझ पाती कि किशन और उसके मित्रों में ताकि नए परिवर्तनवादी सोच का विकास हुआ है। इतना विकास के विस्तार के कारण स्वाभिमान, आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करने का किशन में आत्मविश्वास है। बिरमा की जिज्ञासाओं को सुलझाने का किशन प्रयास भी करता है और ऐसे समय बिरमा महसूस करती है कि उसे भी पढ़ने का मौका दिया जाता है तो शिक्षित होकर किशन की तरह वह भी बहस में हिस्सा ले सकती। मंगलू सरस्वती बिरमा के माता पिता और बिरमा स्वर्ण जमींदारों के खेतों की मजदूरी पर गए हैं। शाम को माता पिता के कहने पर बिरमा धान का एक गट्टा सर पर उठा के 30 कदम उठाती घर की ओर चल पड़ती है। तेजभान का बिगड़ैल लड़का सचिंदर बिरमा का पीछा करके रास्ते में उसे अकेले देखकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। अचानक हुए और हमले और डर से आतंकित बिरमा गिर पड़ती है, लेकिन अपने आत्मसम्मान पर होते हमले को वह सह नहीं पाती। निडरता और साहस से वह दुश्मन पर अचूक बढ़ाकर उन्हें को बचा लेती है। फिर से धान का गट्टा लेकर वह किसी तरह घर पहुंचती है। रात में माँ के सामने पड़ती ही उसके मन का क्रोध आंसुओं के साथ साथ फट पड़ता है। माँ बाप दोनों इस घटना से स्तब्ध हैं, लेकिन उनकी बेटी के अपमान का बदला लेने के लिए तेजभान जैसे चरित्रहीन और सत्ता के मध्य में डूबे व्यक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है। जमीनों के मालिक सवर्णों द्वारा दलित समुदाय का लगातार दमन, शोषण, उत्पीड़न किया जाता रहा है।
दलित समाज संगठित न होने के कारण सवर्णों की ज्यादतियों को चुपचाप सहता रहा है। गिरमार के साथ हुई घटना को भी ये दोनों चुपचाप सही नहीं अपनी भलाई समझते हैं। वे सोचते हैं बिरमा के साथ हुई घटना की खबर जात बिरादरी में फैल जाने पर बिरमा के माथे पर ही कलंक लगेगा। स्त्री के प्रति उन दोनों की ओर बिरादरी की सोच पर परंपरागत पुरुष प्रधानता का प्रभाव है, जिसके मूल्य और नीतिमत्ता स्त्री की इज्जत लूटे जाने पर स्त्री को ही दोषी समझते हैं। स्त्री की इज्जत का सवाल उसकी शारीरिक पवित्रता के साथ जोड़ दिया जाता है। स्त्री के साथ जबरदस्ती होने पर भी उसकी पवित्रता के नष्ट होने को महत्व देकर भारतीय समाज व्यवस्था स्त्री को ही कलंकित मानती है। इसी सोच के प्रभाव में मंगलू और सरस्वती किशन से इस बात को छुपाना चाहते हैं। अपराधी पुरुष के प्रति समाज कोई रोष व्यक्त नहीं करता। दलित भवरीबाई पर बलात्कार करने वाले 3 सवर्ण बलात्कारी राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के कारण निर्दोष छोड़ दिए गए। निर्णय सुनाते ही जज ने कहा था, सवर्ण समाज में पुरुष दलित स्त्री पर बलात्कार ही नहीं कर सकते, क्योंकि यह उनकी सोच में ही शामिल नहीं है। पुरुष प्रधानता और जातिवादी दंभकारी सोच और दलित स्त्री के प्रति हीन दृष्टिकोण का यह ज्वलंत उदाहरण है। नारी मुक्ति आंदोलन द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भंवरी देवी को न्याय दिलाने व सवर्ण बलात्कारियों को सजा दिलाने की मांग को जातिवादी और सत्ता प्रभुत्ता के कारण पुरुष प्रधान व्यवस्था ने खारिज कर दिया। स्वतंत्र व आधुनिक भारत में इस प्रकार की सोच के प्रभाव को देखकर परिवर्तन की तेज संघर्ष की आवश्यकता स्त्रीवादी आंदोलन महसूस करता है। इसी चेतना का अंश बिरमा और किशन में दिखता है। बिरमा के लिए अपमान की सजा सचिंदर को मिले, इसके लिए किशन जी जान संघर्ष करता है। न्याय के लिए सबसे पहले वे पुलिस का सहारा लेता है, लेकिन जाति सत्ता के प्रभाव को रोती भ्रष्ट पुलिस उसकी सहायता करने की बजाय किशन व उसके मित्रों को पुलिस इंस्पेक्टर पिटाई करके उन्हें खदेड़ देता है। दलितों के प्रति घृणित और क्रूर दृष्टिकोण का ही पुलिस प्रदर्शन करती है। गरीबों को सुरक्षा व न्याय मिले, इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों पर पंचायत का गठन हुआ है। लोकतांत्रिक मूल्यों पर बनी पंचायत में बिरमा का न्याय जरूर मिलेगा। यह सोचकर किशन बर्मा की ओर से पंचायत में शिकायत दर्ज कराता है। उसका कहना था, पंचायत एक लोकतांत्रिक संस्था है, गांव की समस्याओं को निपटाना पंचायत का कर्तव्य है। पंचायत के प्रधान बिशन सिंह के पास शिकायत भेजी जाती है। बिशन सिंह इससे घबराकर तेजवान के पास सहायता की याचना करने चला जाता है। बिशन सिंह स्वयं दलित होकर भी तेजवान जैसे सवर्ण सत्ताधारियों के आगे दबा हुआ है। बिशन सिंह प्रधान होकर भी तेजवान जैसों के हाथों का मोहरा बना हुआ है। वे बिरमा की अर्जी लेकर तेजवान के पास पहुंच जाता है। तेजवान अर्जी देखते ही भड़क उठता है। भंगी चमारों की ये हिम्मत, क्यों बिसना, तुझे प्रधान इसलिए बनाया था। सरपंच के प्रति सवर्ण तेजवान का यह रवैया संपूर्ण स्थिति को खोल देता है। मंगलू को बुलाकर तेजवान उसे डराना चाहता है। परिणामतः डरा हुआ मंगलू सारा गुस्सा किशन पर उतारता है, लेकिन आत्मसम्मान के लिए छोड़े गए संघर्ष के पीछे हटना उसे मंजूर नहीं है। पंचायत फैसला सुनाने के लिए कानूनन मजबूर थी, लेकिन फैसला बिरमा को न्याय दिलाने वाला नहीं था। सचिंदर को केवल 5 रुपए जुर्माना पर छोड़ दिया गया। बिरमा, किशन और अन्य मित्र इस फैसले से अवाक रह गए थे, लेकिन उदास होने के बावजूद बिरमा ने सबको ढांढस बनाते हुए कहा, इस हार पर मुंह क्यों लटका रहे हो? ये अंत ना है। तुम लोगों ने मेरे विश्वास को जगाया है, इसे मरने मत देना। बिरमा के अंदर जगे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करते रहने की चेतना को भी सभी ने देखा। सभी के अंदर उम्मीद जाग उठी थी। मंगलू और सरबती भी उनके इस संघर्ष में शामिल हो गए थे। यह अंत नहीं, कहानी के माध्यम से लेखक ने सवर्ण हिंदू समाज के दलितों के प्रति अन्यायपूर्ण रवैये को प्रस्तुत किया है। एक ओर दलितों के प्रति, विशेषकर दलित स्त्री के प्रति भोगवादी दृष्टि रखने वाले सवर्णों की दमनकारी निरंकुश व्यवस्था को उजागर किया गया है, तो दूसरी ओर दलित समुदाय ने अपने अंतर विरोधों को चित्रित किया गया है। दलितों में अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करने की चेतना का विकास भी इस कहानी के माध्यम से दृष्टिगत हुआ है। पुरुष प्रधान व्यवस्था के साथ साथ परंपरागत पुरोहितवादी दृष्टि की भी आलोचना की है। इन सब के खिलाफ किशन और बिरमा का संघर्ष एक बड़े परिवर्तन का सूचक है। दलितों में भी आत्मसम्मान की भावना है।
वे अपनी अस्मिता की लड़ाई खुद लड़ेंगे। सामान्य मानवीय जीवन जीने की इच्छा उनमें नए परिवर्तन को खींच लाने का साहस पैदा करती है। दलित लेखक की रचना में क्रांति का ये वह सहज रूप से अभिव्यक्त होता है, क्योंकि जिस विचारधारा के प्रभाव में दलित लेखक रचना लिख रहा है, वह सामाजिक परिवर्तन के लिए अनिवार्य रूप से सामाजिक आर्थिक क्रांति को महत्व देती है। ये अंतहीन कहानी मानवीय अधिकारों के संघर्ष और दलित मुक्ति की चाहना की अभिव्यक्ति है।